हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मौर्य काल। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के पार्ट 1 को किया था, जिसमें हमने मौर्य काल के प्रमुख स्रोत देखे थे और जो अशोक राजा थे उससे संबंधित पुरातात्विक स्रोतों में हमने 4 शिलालेखों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे 5वें शिलालेख से 14वें शिलालेख तक, और फिर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का 5वां शिलालेख। 5वां शिलालेख का संबंध किससे है? अशोक से। इसमें अशोक ने किसका वर्णन किया है? अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष, यानी कि जब अशोक शासन कर रहा था तो उसको 14 साल हो गए थे। 14वें वर्ष धर्म महामात्यों की नियुक्ति की, जिनका कार्य धर्म का प्रचार करना था। तो 5वें शिलालेख में बताया कि अशोक ने 14वें वर्ष शासनकाल के 14वें वर्ष धर्म प्रचार करने वाले मंत्रियों, जिनको धर्म महामात्य कहा जाता था, इनकी नियुक्ति की। फिर आता है 6ठा शिलालेख। इसमें अशोक कहता है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन जनता से संबंधित प्रत्येक बात की जानकारी मुझे तत्काल दी जानी चाहिए। तो 6ठा शिलालेख अशोक ने जनता के बारे में बताया कि जनता के बारे में कहा कि जनता से संबंधित मुझे प्रत्येक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो। इस 6ठे शिलालेख में अशोक ने यह बात कही। नेक्स्ट है हमारा 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। तो कभी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो हमारा आंसर आएगा 7वां शिलालेख है। इसमें मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा 9वां शिलालेख। 8वां शिलालेख आगे है, ये गलती से लिखा गया था, तो पहले हम 9वें शिलालेख की चर्चा कर लेते हैं। 9वां शिलालेख, इसमें जन्म, विवाह, मृत्यु एवं यात्रा के बाद किए जाने वाले आयोजनों की निंदा की गई है। जैसे हमारे यहाँ जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, विवाह में भी उत्सव होता है, और मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र के बाद मृत्यु हो तो भी हमारे यहाँ पर फंक्शन यानी कि आयोजन किया जाता है, जिसमें भोज का भी आयोजन होता है। तो इन सभी कार्यक्रमों या आयोजनों की अशोक ने 9वें शिलालेख में इनकी निंदा की है। तो किस किस की निंदा की है? जन्म, विवाह, मृत्यु और यात्रा के बाद किए जाने वाले आयोजनों की निंदा की है 9वें शिलालेख में। और सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां। इससे हम कैसे याद रख सकते हैं कि 7वां सबसे लंबा शिलालेख है? जैसे हमने 7 से स्तंभ याद किया था, तो 7 हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्तंभ स तो यह इससे भी हम 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। सबसे लंबा 7वां शिलालेख। नेक्स्ट है हमारा 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में सम्राट विहार यात्रा त्याग कर अब केवल धम्म यात्रा करेंगे और सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करेंगे। पहले जो सम्राट अशोक होता था वो केवल विहार यानी कि घूमने फिरने के लिए ही यात्रा करता था, लेकिन इसमें कहा गया कि अब केवल धम्म यात्रा करेंगे, यानी कि जो धार्मिक तीर्थ हैं उनकी ही यात्रा करेंगे, जिसमें वे सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करेंगे, यानी कि उनसे मिलेंगे। तो 8वें शिलालेख में अशोक ने अपनी यात्रा, जो विहार यात्रा है, उसका त्याग किया और धर्म यात्रा करने के ऊपर बल दिया, और सभी लोगों से मिलने के बारे में भी इसमें कहा गया। नेक्स्ट है हमारा 10वां शिलालेख। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है और धर्म नीतियों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसमें जो धार्मिक नीतियां हैं उनको अपनाने के लिए, उनका पालन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 11वां शिलालेख। इसमें अशोक की धर्म विजयों का वर्णन किया गया है। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट है हमारा 12वां शिलालेख। इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान देने पर बल दिया गया है। धर्म चाहे हमारा हो या किसी और का, धर्म होता है। तो अशोक ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों और जो संप्रदाय यानी कि समुदाय हैं उनको सम्मान देने पर बल दिया 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट है हमारा 13वां शिलालेख, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कलिंग विजय हुई थी। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 BC में यह युद्ध हुआ था। इसमें अशोक ने विजय प्राप्त की थी। तो अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में।
13वां शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 14वां शिलालेख, एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा। व्यक्ति को एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जीवन जीने वाला जो रक्तपात होता है उससे दूर रहता है और आपसी भाईचारे की भावना को में विश्वास रखता है। इसलिए अशोक ने एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा के बारे में बताया 14वें शिलालेख में। और 13वें में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं लघु शिलालेखों पर। लघु शिलालेख कौन सा है? रूपनाथ शिलालेख, और यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा गुर्जरा अभिलेख, जो हमें प्राप्त हुआ है दतिया मध्य प्रदेश से। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने शिलालेख हैं। और शिलालेख में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही हम एक और इम्पोर्टेंट को याद रख सकते हैं कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? से हमने स्तंभ लेख याद किए थे 7, तो 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। नेक्स्ट है हमारा सहसाराम अभिलेख, यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहसाराम, इसी में ही इसका उत्तर छिपा है, सासाराम बिहार में। और सासाराम बिहार से संबंधित हमें एक और बात रखनी या ध्यान रखनी है, यहीं पर शेरशाह सूरी जिसको हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, 1540 से 1545 तक उसका कार्यकाल था। इसका मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी मकबरा। नेक्स्ट है हमारा भ्रुभ्रु अभिलेख, ये हमें कहाँ से मिला है? जयपुर के राजस्थान के जयपुर से। नेक्स्ट है हमारा मास्की अभिलेख, यह हमें मिला है रायचूर कर्नाटक से। इसमें हमें अशोक के नाम का पता चलता है, और इसमें अशोक का हमें कौन सा नाम मिलता है? मास्की अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें अशोक वर्धन नाम मिलता है। तो कभी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि अशोक वर्धन नाम अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख से मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मास्की शिलालेख, जो हमें रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मगिरी अभिलेख। ब्रह्मगिरी अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? चिंतलदुर्ग कर्नाटक राज्य से। अहरोरा अभिलेख है, अहरोरा अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। गोभी मठ शिलालेख हमें मिला है मैसूर कर्नाटक से। राजुल मध्यगिरी, यह हमें मिला है कर्नूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए तो हम इनको एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से अभिलेख और कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर हम इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। 5वां शिलालेख, 5वें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया? अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष धर्म महामात्यों यानी कि धार्मिक मंत्रियों की नियुक्ति की थी, ताकि वे धर्म का प्रचार कर सकें। तो इसका वर्णन मिलता है 5वें शिलालेख में। 6ठा शिलालेख है, इसमें अशोक ने कहा कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन मुझे जनता से संबंधित सभी बातों का पता होना चाहिए, ये 6ठे शिलालेख में कहा। नेक्स्ट है 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख, 7 से स्तंभ, यानी कि कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं हमें? 7। और 7वां जो अभिलेख है या शिलालेख है, जो सबसे लंबा शिलालेख है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 7वें शिलालेख में किसकी बात कही गई है? जो मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है हमारा 9वां शिलालेख, इसमें जन्म, मृत्यु और यात्रा के बाद किए जाने वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि उनकी निंदा की गई है। नेक्स्ट है हमारा 8वां शिलालेख, इसमें किसकी बात कही गई है? सम्राट विहार यात्रा का त्याग करेंगे और जो धार्मिक यात्रा है वो करेंगे और सभी वर्गों के लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 10वां शिलालेख, इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धार्मिक नीतियों का पालन करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 11वां शिलालेख, इसमें धर्म विजयों का वर्णन किया गया है। 12वां शिलालेख, इसमें सभी धर्म और संप्रदायों को सम्मान देने पर बल दिया गया है। और 13वां सबसे इम्पोर्टेंट है, कलिंग विजय का वर्णन किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है 14वां शिलालेख, एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा दी गई है। लघु शिलालेखों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? मास्की अभिलेख, जिसमें हमें अशोक के नाम अशोक वर्धन का वर्णन मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इनको भी देख लेते हैं। रूपनाथ शिलालेख कहाँ से मिला है? जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिला है? दतिया मध्य प्रदेश से। सहसाराम अभिलेख कहाँ से मिला है? सासाराम बिहार से।
नेक्स्ट है हमारा भुरभरू अभिलेख, यह हमें मिला है राजस्थान जयपुर। ब्रह्मगिरी अभिलेख कहाँ से मिला है? चिंतनदुर्ग कर्नाटक से। अहरोरा अभिलेख कहाँ से मिला है? यूपी मिर्जापुर से। गोभी मठ शिलालेख मिला है मैसूर कर्नाटक से। और राजुल मध्यगिरी कहाँ से मिला है? कर्नूल आंध्र प्रदेश से। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष धर्म महामात्यों की नियुक्ति की थी? कौन से वर्ष की थी? 14वें वर्ष। और सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। और यदि पूछे उसके स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ 6 से 7। तो स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख हैं 7। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 11वें शिलालेख में। जो अशोक के धर्म विजय थी उनका वर्णन किस में मिलता है? 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां और 13वां शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वें में धर्म विजयों का वर्णन मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? भद्रबाहु के द्वारा की गई, जो जैन अनुयायी थे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? अशोक के हैं। और इसको प्रेरणा कहाँ से मिली? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर इसने अभिलेख लिखवाने की प्रथा को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया गया? इसी में इसका नाम छिपा है, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और इसको खोज की थी 1750 में टी फैनथेलर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा 518 ईसा पूर्व में, जो ईरान के हक्कामनी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पिछली क्लास के क्वेश्चन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। किस हड़प्पाई स्थल से हमें डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं? लोथल से मिले हैं, जो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। और विदेशी मुद्रा भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार। ये हमारा विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत। और यदि पूछे सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी, तो आंसर होगा विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिली थी विशाल अन्नागार। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा में स्थित अन्नागार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था? उत्तरी बिंदु था मांडा, चेनाब नदी के किनारे। साउथ दक्षिण था दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे था। नॉर्थ में मांडा, चेनाब नदी के किनारे। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और जो पश्चिमी स्थल था सूतकांगेडोर, यह था दास्क नदी के किनारे। भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारत के 2 नाम कौन कौन से हैं? ये सभी इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे। ये थी हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।